चल रहा ठीक, थैंक यू। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंपनी लॉ, द मोस्ट relevant paper in your course, and I think that it is very essential for your in future planning. And today I have to taught you. There are several lectures which I have given, and from several lectures I have explained all those things, the important things. But today I have to give you one important question, and from that question I have to describe it. कंपनी की परिभाषा कीजिए। कंपनी की परिभाषा कीजिए। लोग तथा व्यक्तिगत कंपनी, लोग तथा व्यक्तिगत कंपनी के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसमें किसी व्यक्तिगत कंपनी को लोग कंपनी माना जाता है। व्यक्तिगत कंपनी को लोग कंपनी माना जाता है। देखिए, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल में आपके बहुत सारे सारभूत तत्व सम्मिलित हैं। आपको जानना है कंपनी की परिभाषा दीजिए। लोग तथा व्यक्तिगत कंपनी के मध्य अंतर, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के अंतर स्पष्ट कीजिए। उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसमें किसी व्यक्तिगत कंपनी को लोग कंपनी माना जाता है। अब देखिए, डिफाइन कंपनी, distinguish between private company and public company, state the circumstances in which a private company may be deemed to have become public company। अब इसको आपको जानना है। देखिए, कंपनी की परिभाषा दीजिए। लोग तथा व्यक्तिगत कंपनी के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। लोग तथा व्यक्तिगत कंपनी के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन कंपनी, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। कंपनी शब्द लैटिन भाषा के से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति दो शब्द से हुई है, कम और पैनिस के मेल से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः साथ तथा रोटी होता है। प्रारंभ में कंपनी शब्द का आशय ऐसे व्यक्तियों के समूह से जो
भोजन के लिए एकत्रित हुए। मैंने आपको कंपनी लॉ पढ़ाते समय यही बताया था कि कंपनी वर्ड्स कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, इट मीन्स कम और पैनिस, कंपनीज, कंपनीज एक साथ संगठित होकर कई लोग जब मिलकर किसी एक कार्य के लिए प्रारूप और तैयार करते हैं और उस प्रारूप पर कार्य करते हैं तो वह एक कंपनी के रूप में स्वरूप ले लेता है। जेम्स के अनुसार कंपनी व्यक्तियों का ऐसा संघ है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित हुए हैं। किसने कहा है? जेम्स ने कहा है। जेम्स ने कहा है, क्या कहा कि कंपनी व्यक्तियों का इकाई ऐसा कार्य है, व्यक्तियों का ऐसा कार्य है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मिलित हुए हैं। लिंडले, पहली परिभाषा जेम्स की हो गई। दूसरी परिभाषा लिंडले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लिंडले, कंपनी आशय, कंपनी आवश्यक अनेक व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जिसकी संयुक्त पूंजी में प्रत्येक अथवा अंशदान प्रदान अंशदान धन या किसी संपत्ति का रूप देते हैं तथा किसी सामान्य उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार एकत्रित पूंजी कंपनी की पूंजी कहलाती है। पूंजी कैपिटल में अंशदान करने वाले व्यक्ति कंपनी के सदस्य कहलाते हैं। हेल्सेवरी के अनुसार कंपनी शब्द की परिभाषा एक विशिष्ट नामकरण के लिए अधीन बहुत से व्यक्तियों के समूह के रूप में दी जा सकती है जो एक या निकाय के रूप में संगठित हो गई है, जिन्हें एक कृत्रिम प्रारूप के शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त है और जिसे विधि की नीति के द्वारा बहुत से कामों में विशेष रूप से संपत्ति को ग्रहण और स्वीकार करने के संबंध में संविदा के आभारों के संबंध में और बाधकरण के संबंध में सामान्य रूप से विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उपभोग करने के संबंध में है और उस समूह के संस्थान के रूपरेखा के अनुसार उन्मुक्तियों का उपयोग करने के संबंध में और उस समूह के संस्थापन को रूपरेखा के अनुसार अधिक या कम विस्तार तक विभिन्न प्रकार के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने अथवा या तो उसके सृजन के समय या उसके अस्तित्व में होने के कारण किसी भी समय जो व्यक्तियों प्रदान की जाती है उसका प्रयोग करने के संबंध में एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान की गई है। हेल्सेवरी की यह परिभाषा दोषपूर्ण है। कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है कि उसका गठन बहुत से व्यक्तियों से मिलाकर किया जाए। प्राइवेट कंपनी का गठन 2 व्यक्तियों से है और पब्लिक कंपनी का गठन 7 व्यक्तियों से किया जाता है। अब ये जान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी का गठन 2 व्यक्ति से हो सकता है और पब्लिक कंपनी का गठन 7 व्यक्ति से हो सकता है। अनंत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 में दी गई परिभाषा के अनुसार
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब क्लास 20 में दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी अन्य कंपनी विधि के अंतर्गत निगमित कंपनी से है। इन परिभाषाओं के निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कंपनी एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका वास्तविक कारोबार किसी सजीव व्यक्तियों के द्वारा कुछ सजीव व्यक्तियों के हित या लाभ के लिए किया जाता है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में अंतर। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। प्राइवेट कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। 2 सदस्यों का, 7 सदस्यों का। और पब्लिक कंपनी गठन के लिए न्यूनतम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 से 200 पब्लिक कंपनी के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं, अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी अपने संगम अनुच्छेदों द्वारा अंशों के अंतरण पर रोक लगा सकती है। पब्लिक कंपनी के अंशों के अंतरण पर ऐसा कोई रोक नहीं है। प्राइवेट कंपनी द्वारा अंशों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। पब्लिक कंपनी अपने अंश क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में केवल 2 निदेशक हो सकते हैं, 2 डायरेक्टर्स और इसमें 3 डायरेक्टर्स। तीन निदेशक। प्राइवेट कंपनी के लिए संवैधानिक बैठक बुलाए जाने की कोई पाबंदी नहीं। मीटिंग कभी भी पब्लिक कंपनी के लिए कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से 1 माह बाद 6 माह तक भीतर संबंधित बैठक 1 month to 6 months, 1 month to 6 months, 6 months, 6 months, 6 months, 1 month to 6 months। प्राइवेट कंपनी के निदेशक ऐसे बैठकों में भाग ले सकते हैं जिसमें उनके हितों से संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना हो। पब्लिक कंपनी में निदेशक ऐसे बैठकों में भाग नहीं ले सकते। प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की संख्या 2 या 2 से कम होने पर न्यायालय द्वारा उसका परिसमापन किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की संख्या 2 या 2 से अधिक, 2 से कम हो जाने पर न्यायालय द्वारा उसका परिसमापन वाइंडिंग अप किया जा सकता है। अगर प्राइवेट कंपनी की सदस्यों की संख्या 2 या 2 से उससे कम हो जाती है तो वह वाइंडिंग अप होगा। क्या होगा? वह परिसमापन हो जाएगा, वह बंद हो जाएगी। पब्लिक कंपनी में उसके सदस्यों की संख्या 7 से कम होने पर न्यायालय द्वारा 7 से कम अगर लेस होती है तो वो भी उसका भी बंद होना तय है। प्राइवेट कंपनी द्वारा अन्य प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार को प्रेषित किए बिना कारोबार चालू किया जा सकता है। पब्लिक कंपनी द्वारा अपना प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार को प्रेषित किए बिना कारोबार चालू नहीं किया जा सकता। प्राइवेट कंपनी के लिए अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना आवश्यक है। पब्लिक कंपनी के लिए उसके नाम के आगे लिमिटेड शब्द जोड़ना पड़ता है। पब्लिक में लिमिटेड शब्द जोड़ा जाता है। पब्लिक कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट में लिमिटेड नहीं। प्राइवेट कंपनी पर सरकारी नियंत्रण कम रहता है।
पब्लिक कंपनी पर सरकारी नियंत्रण अधिक रहता है। प्राइवेट कंपनी में निदेशक पद स्वीकार करते समय संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं। पब्लिक कंपनी में ऐसे हस्ताक्षर किए जाना आवश्यक। विभिन्न परिस्थितियों में जिनमें प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाए, ऐसी विभिन्न परिस्थितियां हैं जिनमें प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाए, जो निम्नलिखित है। प्राइवेट कंपनी गठित करने के लिए आवश्यक शर्तों के अनुसार द्वारा, जैसा कि ऊपर लिखा गया कि धारा 3 नियमावली के अनुसार प्राइवेट कंपनी गठित करने के लिए आवश्यक है कि अनुच्छेद अल्टीमेटम सदस्यों के अंतरण के अधिकार पर कुछ न कुछ प्रतिबंध हो, सदस्यों की संख्या कुछ अधिक होने पर रोक हो और विस्तार स्टेटमेंट ऑफ लिव इन प्रोस्पेक्टस प्रकाशित करना वर्जित। यदि किसी प्राइवेट कंपनी में संगम अनुच्छेद 313 में उल्लिखित प्रतिबंध पर उसी कंपनी में किया जा सकता है, उस कंपनी के संबंध में कंपनी अधिनियम के उपबंध ऐसा लागू होगा जैसा कि वह कंपनी प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक कंपनी हो। यदि किंतु सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि पालन किया जाना आकस्मिक था अथवा पालन किए जाने का पर्याप्त कारण था, तो वह कंपनी को उक्त परिणामों से मुक्त कर सकती है। इस बात में एक प्राइवेट कंपनी में एक संकल्प पारित करते समय प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जिसके लिए कंपनी के संकल्प के साथ फॉर्म 23 में प्रॉस्पेक्टस के स्थान पर कंपनी अधिनियम का रजिस्ट्रेशन से दाखिल कर दिए जाते हैं, जो शर्तों में दाखिल कर दिया जाता है। जब भी कंपनी प्राइवेट कंपनी के प्राइवेट कंपनी में पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो गई, भले हो कंपनी के रजिस्ट्रार के अधिकार में आवश्यक परिवर्तन नहीं किया गया हो, कंपनी का स्टेटस अधूरा या पब्लिक कंपनी अथवा कंपनी प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रार के अधिकार पर आधारित नहीं होती है। अधिनियम की धारा 313 अधिनियम की धारा 314 प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की दी गई परिभाषा पर आधारित होता है। प्राइवेट पब्लिक दोनों आधारित होता है। धारा 313 के अनुसार प्राइवेट कंपनी जिसमें संख्या जैसे कि 50 से अधिक होती है तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाती। इस बाद में जैसा कि कुछ संकल्प में पारित करने की तिथि पर 144 नियुक्तों की अंशों से आवंटित किया गया था। इसका प्राइवेट कंपनी उसका समाप्त हो गया और पब्लिक कंपनी हो गई। और ट्रांसफर इस संबंध में धारा 87(2) लागू हो गई। 87(2) खा 87(2)(b) अनुच्छेद में परिवर्तन द्वारा प्राइवेट कंपनी अपने संगम अनुच्छेद को इस ढंग से परिवर्तित करती है कि अनुच्छेद में वह उपबंध नहीं रह जाते जिनका कि धारा 313 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी गठित करने के लिए आवश्यक है तो परिवर्तन की तिथि से वह कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी और पब्लिक कंपनी हो जाएगी। और परिवर्तित
परिवर्तन की तिथि से 30 दिन के भीतर कंपनी को रजिस्ट्रार के द्वारा या विवरणिका अथवा स्थानापन्न विवरणिका स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भेज दिया जाना चाहिए। पब्लिक कंपनी की सहायता कंपनी होने पर परिवर्तन। जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी हो जाती है तो उसे पब्लिक कंपनी के रूप में माना जाता है। जिन परिस्थितियों में कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सहायक कंपनी हो जाती है उसका विवेचन नीचे नियंत्री और समनुषंगी कंपनी के शीर्षक के अंतर्गत किया गया। विधि के अंतर्गत परिवर्तन धारा 34(3)। चल देखो 20 मिनट 52 सेकंड हो गया।